अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। बात करेंगे इस वक्त आलमी मंजरनामे पर बनने वाली एक अहम डेवलपमेंट की। डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़श्ता रोज़ गुफ्तगू करते हुए मीडिया से ईरान को 10 से 15 दिन का टाइम दे दिया है कि किसी मंतकी जौहरी माहदे पर आ जाए, वरना ईरान के लिए बहुत बुरा होगा। ये ट्रंप का कहना था। ये जो अल्फाज हैं या ये इसको धमकी कह लीजिए, इस वक्त आई है जिस वक्त ये ख़बरें आ रही हैं कि आपको पता है बड़े दिनों से मशरिक़ वुस्ता में यूएस बड़ी तेज़ी से अपने जितने भी मिलिट्री एसेट्स हैं उनको इकट्ठा कर रहा है और यही है कि ईरान को थ्रेटन करना है कि किसी भी हालत में डील की जाए जिस तरह यूएस चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा उस तरह से। और फिर आप 2 दिन पहले बुध को ये ख़बरें भी आईं अमरीकी और बरतानवी मीडिया के ज़रिए से कि बाकायदा तौर पर एक सिचुएशन रूम में ट्रंप को ब्रीफ किया गया कि मुमकिना हमले और उसकी तैयारियां क्या हैं और उसकी टाइमलाइन क्या हो सकती है, जिसमें ज़रा ये बताते हैं अमरीकी और बरतानवी मीडिया की कि इस वीकेंड तक जो है ना वो ट्रंप या यूएस तैयार है ईरान पर हमला करने के लिए। बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि ईरान ये कहता तो है कि हम डील करने को तैयार हैं, नेगोशिएशंस जिनीवा में हो भी रही थी, लेकिन उसके ऊपर बड़ा स्लो प्रोग्रेस है। ईरान ने भी दूसरी तरफ अपना मिलिट्री साइड को ज़रा मजबूत करना शुरू कर दिया है। न सिर्फ खुद से ईरान मशक़ें कर रहा है बल्कि रशिया के साथ भी मुश्तरका मशक़ें ईरान की इस पूरे हफ्ते जारी रहीं। ऐसे में ये जो बनता हुआ बहरान और जंग के बादल मंडला रहे हैं इस खित्ते के ऊपर, बल्कि अगर ऐसा कोई हमला हुआ तो ज़ाहिरी बात है एस्केलेशन पूरी दुनिया के हक़ में नहीं है। इसमें कौन कौन से अहम स्टेक होल्डर्स हैं सिफारती तौर पर या फिर अदरवाइज़ क्या कोशिशें की जा सकती हैं, इस सब चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। शुरू यहाँ से करते हैं कि क्या चीन, रूस, यूरोप इस बहरान को रोकने में कोई किरदार अदा कर सकते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे सारे डिस्कशन के लिए मज़हर अब्बास साहब मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, एजाज सैयद साहब, सैयद मोहम्मद अली साहब और बेनज़ीर शाह साहब अभी हमारे साथ मौजूद हैं। बेनज़ीर, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहेंगे। हमने देखा बिल्डअप हो रहा है मशरिक़ वुस्ता में बड़ी तेज़ी से, उसके बाद ट्रंप के जिस तरह के बयानात आ रहे हैं, और ये बयान जब कुछ महीने पहले ट्रंप ने ईरान पर हमला किया था उससे पहले भी कमोबेश इसी तरह का था। क्या आप समझ रही हैं ये एक ऐलान जंग है या बिगल बजा दिया है ट्रंप ने कि आज नहीं तो कल, या फिर अभी भी कोई गुंजाइश है? अलीना, मुझे तो यही लगता है कि कोई ना कोई हमला हो सकता है ईरान पे। जाहिर सी बात है, ये स्पेकुलेशन है हमारी तरफ से, हम प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरह आपने बताया कि एक बिल्डअप हो रहा है, पहले जो एक अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर है लिंकन, वो आया ईरान के करीब, और अब एक और जो उससे भी बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, कहा जाता है फोर्ड, वो भी अब ईरान के करीब आ रहा है, यूरोप से, वहां से ईरान की तरफ आ रहा है। फिर और भी तैयारे हैं जो कहा जा रहा है कि वो भी जो है वो तैयार किए जा रहे हैं। फिर आप ये देखिए कि जो छोटा सा एक आइलैंड है इंडियन ओशन में, डिएगो गार्सिया, उस पे भी अब बहुत ज़्यादा बयानबाजी हो रही है अमेरिका और यूके के दरमियान, क्योंकि अमेरिका इस पर खुश नहीं है, क्योंकि इस आइलैंड के ऊपर अमेरिका का एक मिलिट्री बेस है, और ये जो है वो यूके मॉरिशस को 100 साल की लीज पे देने की कोशिश कर रहा है, जिसपे अमेरिका चाहता है कि वो इस आइलैंड को भी इस्तेमाल करे ईरान पे हमला करने के लिए, क्योंकि ये अब सारी एक किस्म की पोजीशनिंग हो रही है। इससे तो यही लगता है कि कोई ना कोई हमला हो सकता है। इसके अलावा आपने जैसे बातचीत की भी बात की, वहां पे भी अलीना हम देख रहे हैं कि एक बड़ा सीरियस किस्म का ट्रस्ट डेफिसिट है, और वो ज्यादातर है ईरान का अमेरिका के बारे में, क्योंकि ये वही डोनाल्ड ट्रंप है 2015 में भी जो न्यूक्लियर डील थी उससे उठ के चले गए थे। अभी भी जब बातचीत हो रही थी पिछले साल, हमने देखा है जो 12 दिन की जंग थी, उसमें बातचीत के दौरान अमेरिका ने ईरान पे हमला कर दिया। तो ये कहा जा रहा है कि इन जिनीवा में जो बातचीत भी हुई है, वहां पे ईरान ने बार बार अमेरिका से कहा है कि आप हमें गारंटी दें कि आप अगर जो हमसे हमारे साथ बातचीत हो रही है इसके दौरान आप हम पे हमला नहीं करेंगे, और जो अमेरिका देने को तैयार नहीं है। तो इन सारी चीज़ों से तो यही लग रहा है लीना कि बातचीत जो है वो आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन ये भी मैं देख रही थी कि बहुत से अमेरिकन जो मीडिया है उसमें ये कहा जा रहा था कि एक थिंकिंग है अमेरिका में कि लिमिटेड स्ट्राइक होनी चाहिए ईरान में। मतलब जैसे वेनेजुएला में की कि आप जाएं, या जैसे पिछले साल अमेरिका ने की कि आप जाएं, जाके वहां पे हमला करें और फिर निकल
निकल जाएं और फिर वहां पे जो लोग हैं ईरान के वो खुद ही सड़कों पे निकलेंगे और इस हुकूमत को गिरा देंगे। लेकिन मैं यहाँ पे ये जरूर कहूंगी अलीना कि कोई गारंटी नहीं होती जब एक जंग शुरू हो जाए कि वो लिमिटेड ही रहेगी, कि मामलात जो हैं वो और ख़राब नहीं होंगे। ईरान के लिए ये हमें याद रखना चाहिए, ये एक सर्वाइवल की जंग है। वहाँ पे उस वक्त जो उनकी हुकूमत है वो अपने वीकेस्ट पॉइंट पे है, उनकी प्रॉक्सीज भी ख़त्म हो गई हैं, उनकी मईशत का भी बहुत बुरा हाल है। इजराइल ने पिछले साल उनकी जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ हैं उनको बहुत नुकसान पहुंचाया है। तो इन हालात में यही रिपोर्ट हो रहा है कि वहाँ पे एक लंबी जंग की तैयारी हो रही है। तो ऐसा नहीं लगता कि कोई लिमिटेड किस्म की जंग होगी ऐसा। और ग्राउंड ऑन ट्रूप्स आपको हमें पता है कि जो ट्रंप के वोटर्स हैं वो इसके बड़े सख्त खिलाफ हैं। वो चाहते हैं कि आप जाएं, जाके हमला करें जैसे आपने वेनेजुएला में किया और आप निकल जाएं। लेकिन ईरान वेनेजुएला नहीं है, वो एक बहुत बड़ा मुल्क है। वहाँ उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज भी हैं वेनेजुएला से ज़्यादा। तो सिचुएशन जो है वो मुझे लगता है लग तो यही रहा है कि ख़राब होंगी। एक और बात, क्योंकि आप चीन और रूस की बात कर रही थी अलीना, मुझे नहीं लगता कि हमें इन दो ममालिक की तरफ देखना चाहिए कि ये कोई इंटरफेयर करेंगे या इस मामले में पड़ेंगे, क्योंकि इनकी कोई हिस्ट्री नहीं रही एक्टिवली अमेरिका को काउंटर करने की। इन किस्म के मामलात में हमें कोई ख़ास इनकी मिसालें भी नहीं मिलती और ना ही इनके पास कोई लेवरेज है, ख़ास तौर पे अमेरिका के ऊपर। ईरान पे तो है लेकिन अमेरिका पे कोई लेवरेज नहीं है। और जहाँ तक यूरोपियन ममालिक की बात है वो तो हमें पता है कि वो इस वक्त अमेरिका के साथ एक पेज पे है, ईरान के मामले पे वो एक पेज में है। आपको याद है वो जो सदर है फ्रांस के, उनकी कुछ टेक्स्ट थे वो लीक हुए थे जिसमें उन्होंने बड़े वाजे तौर पे लिखा था कि आप छोड़ें ग्रीनलैंड को, हम ईरान में आपके बिल्कुल साथ हैं। तो सिर्फ इस वक्त जो ऑपोजिशन आ रही है वो आ रही है गल्फ ममालिक की तरफ से, सऊदी अरेबिया खास तौर पे, क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि अगर ईरान पे कोई हमला होता है तो खित्ते में किस किस्म का केओस और इंस्टेबिलिटी फैल सकती है। अभी बल्कि कल ही वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक रिपोर्ट आई जिसमें ये लिखा हुआ था कि सऊदी अरेबिया और यूएई ने अमेरिका को ये तक कहा है कि अगर आप ईरान पे हमला करते हैं तो हमारी एयर स्पेस नहीं इस्तेमाल कर सकते, जिसका मतलब कि अमेरिका को फिर जॉर्डन का एयर स्पेस इस्तेमाल करके उसके जरिए हमला करना पड़ेगा ईरान पे, जिससे उनका खर्चा बढ़ेगा क्योंकि फ्यूल बढ़ेगा, क्योंकि वो ज्यादा दूर है ईरान से। तो इस वक्त ऑपोजिशन जो है बैक चैनल वो सिर्फ लगता है कि गल्फ ममालिक की तरफ से है। अच्छा एजाज सैयद साहब, आपकी इसके ऊपर क्या रीडिंग है? क्योंकि हम देख रहे हैं ईरान रशिया के साथ मिलिटरीली मशकें भी कर रहा है। पिछली दफ़ा भी गालिबन आपने या किसी और तज्जियाकार ने हमें बताया था कि जब कॉन्फ्लिक्ट्स हुए तो उसमें रूस ने बड़ा किरदार सिफाती तौर पर भी अदा किया। एक तो हम वाज़े तौर पर भी देख रहे थे कि वहाँ पर गए भी इराकची। सो इस दफ़ा क्या आपको लगता है मिलिटरीली या फिर अदरवाइज रशिया पेश होगा? एंड ऑब्वियसली चाइना तो बिल्कुल साथ ही है, तो वो कुछ कर सकता है? अलीना बहुत बहुत शुक्रिया। अलीना, इस वक्त डिप्लोमेटिकली एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है मुस्लिम ममालिक को, क्योंकि एक तरफ बोर्ड ऑफ पीस का मामला चल रहा है गजा में अमन के लिए, और दूसरी तरफ ईरान के खिलाफ जो अमरीकी जारियत है वो उसकी तैयारियां नजर आ रही हैं कि वो जारियत करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो ये दोनों चीजें पैरेलल चल रही हैं, इन दोनों को हम अलग करके नहीं देख सकते, क्योंकि अमेरिका इस सारे मामले को यूज कर रहा है कि मुस्लिम ममालिक जिन्होंने नेक नीति के साथ गजा में अमन के लिए बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की है, अब वो उनके लिए भी एक डिप्लोमेटिकली एक चैलेंज है कि ईरान के ऊपर अगर अमेरिका कोई कार्रवाई कर देता है तो वो किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। तो डिप्लोमेटिकली एक चैलेंज तो है। दूसरी बात यह है कि इस बात पे कोई दूसरी राय बज़ाहिर नहीं है कि ईरान के ऊपर अमेरिका ने अटैक करना है, वो आज करे कल करे, इट्स मैटर ऑफ टाइम, या परसों करे। और जो काम करने का या इनका ऑपरेशन करने का ईरान के ऊपर तरीकाकार होगा वो सिर्फ अटैक, एरियल अटैक नहीं होंगे कि वो मिसाइल मारे या त्यारे यूज करें। जो इनकी स्ट्रेटजी माजी में रही है, या अफगानिस्तान को देख लें या अफ्रीका में देख लें या वेनेजुएला में भी देख लें, हमेशा टू प्रोंग्ड रही है। एक ये कि टारगेटेड अटैक करना इनकी अहम इंस्टॉलेशंस के ऊपर, और दूसरा ये कि ग्राउंड से इंटेलिजेंस इनको सपोर्ट मिलना। इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान के अंदर जो अमेरिकी इंटेलिजेंस CIA है और मोसाद जो कि इजराइल की इंटेलिजेंस है, उसने बड़ा काम किया हुआ है।
और ये काम हमें, जो इसराइल ईरान स्टैंड अप हुआ था पिछले साल, उसमें हमें नजर आया कि ईरान की जो अहम तरीन शख्सियात हैं उनको निशाना बनाया गया। तो इस दफा जो अमरीकी हैं उनकी कोशिश ये होगी कि वो अटैक करें, एरियल अटैक करें, अहम जगहों पे अटैक करें और इनकी जो अहम शख्सियात हैं उनको टारगेट करें। और उसके मुकाबले में इनका प्लान भी होगा कि ये अपनी पसंद की जो रिजीम है उसको इंस्टॉल करें, या कम से कम पसंद की रिजीम नहीं आती तो उस लेवल तक हलाकतें कर दें कि जहां पर इनकी पसंद का बंदा मौजूद हो और वो ऑटोमेटिकली विद इन द रिजीम एक ऐसी शख्सियत आ जाए जो रिजीम चेंज किए बगैर इनको सपोर्ट करे। तो मेरे ख्याल में एक बड़ा चैलेंज है। इसमें रशिया ने माजी में भी बैकडोर रोल प्ले किया था, चीन ने बहुत अहम रोल प्ले किया था, और फ्रैंकली स्पीकिंग आप देखिए कि हम अक्सर अपने आप को कम नंबर देते हैं, लेकिन इस सारे मामले में पाकिस्तान का बड़ा एक रोल रहा है। पाकिस्तान ने बैकडोर रोल अदा किया है, गल्फ के ममालिक ने भी किया है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन ये वो ममालिक हैं मुस्लिम ममालिक के हवाले से जो बोर्ड ऑफ पीस में भी है। और बैकडोर जो रोल है वो क्या है, पाकिस्तान नहीं चाहता कि ईरान के ऊपर अटैक हो, क्योंकि अगर ईरान के ऊपर अटैक हुआ या ऐसी वहां पे कोई रिजीम आई जो कि अमेरिका नवाज हुई, बहुत ज्यादा अमेरिका नवाज हुई, और या इसराइल नवाज हुई, तो ये कोई अच्छी खबर ओवरऑल नहीं होगी। क्योंकि देखिए ये बात तो वाजे है कि अमेरिका और बिलखुसूस इसराइल जो है इनकी पाकिस्तान से बराह रास्त दुश्मनी नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम ये कभी भी नहीं चाहते कि ईरान के पास पुरअमन मकासद के लिए भी जो जोहरी सलाहियत है वो हो। तो ये वाजे तौर पे नजर आ रहा है कम वक्त में इन्होंने ईरान की जो मौजूदा रिजीम है, पर्टिकुलरली उनके जो रूहानी पेशवा हैं, वो उनको तो बिल्कुल पसंद नहीं करते, और इंटरेस्ट की गेम, किसी शख्सियत की भी गेम नहीं है। तो उस इंटरेस्ट के तहत ये अटैक तो करेंगे, लेकिन ये क्या कामयाब हो पाएंगे या नहीं होंगे ये टाइम बताएगा। कामयाबी का पैमाना आप क्या रखते हैं? देखिए कामयाबी का पैमाना तो ये है कि ये अपनी पसंद की गवर्नमेंट को इंस्टॉल करवा लें, जो होती हुई नजर नहीं आ रही। हाँ, ये भी इनकी एक मिनिमम कामयाबी होगी कि ये इस लेवल के ऊपर किलिंग्स कर दें कि जो टॉप रिजीम के जो टॉप स्टॉलवर्ट्स हैं वो चले जाएं और उस सतह का बंदा आ जाए जो जरा वीक हो या जिसे ये समझते हो कि ये वो उनके हक का है, तो ये भी उनकी एक रिलेटिव कामयाबी होगी। अच्छा सैयद मोहम्मद अली साहब, जब हम कल इसके ऊपर बात कर रहे थे तब आपने पॉइंट आउट किया, राइटली सो, कि अमेरिका में भी इसके ऊपर अभी बहस पाई जा रही है कि क्या ये जो एजाज़ ने वर्ड यूज़ किया ना, मफाद, क्या ये अमेरिका के मफाद में या इंटरेस्ट में भी होगा ईरान के ऊपर हमला? आप इसको किस नज़र से देखते हैं? जिस तरह से अमेरिका इस वक्त मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है, क्या एक ऑल आउट वॉर में जाना अमेरिका के इंटरेस्ट में होगा गिवन द सिचुएशन? ऑल्सो क्या आपको लगता है कि जो ममालिक पहले सिफारती तौर पर ईरान के साथ थे, रशिया, चाइना, क्या वो मिलिटरली भी इसके अंदर कूद सकते हैं? बहुत अहम सवाल किया आपने। पहले तीन चीज़ों का मैं मुख्तसर जवाब देना चाहूँगा। एक तो बुनियादी सवाल चूंकि यही है कि चीन और रूस का क्या किरदार हो सकता है। तीन एतबार से चीन और रूस का किरदार इम्पोर्टेंट है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के ये दोनों परमानेंट मेंबर्स हैं, और वो जो अभी ख़त लिखा है ईरान की जानिब से यूएन सेक्रेटरी जनरल को भी और प्रेसिडेंट ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल को भी, कि उन्होंने इस अमेरिकन थ्रेट को एक इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के हवाले से भी एक बहुत बड़ी वायलेशन करार दिया है। तो ऑब्वियसली अमेरिका उसको लाइकली यही है कि वीटो कर देगा, लेकिन बहरहाल एक हुज्जत तमाम करने के लिए सिक्योरिटी काउंसिल में उनका एक किरदार है। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कम लोग जानते हैं, वो ये है कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है और उसका जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं वो बुनियादी तौर पर रूसी प्रोवाइडेड हैं और रूसी टेक्नोलॉजी पर मबनी हैं, और उनकी मेंटेनेंस और सपोर्ट का निज़ाम आईएईए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की ओवरसाइट के मुताबिक रूसी साइंसदान ही प्रोवाइड करते हैं। तो ऑब्वियसली अगर एक रशियन प्रोवाइडेड न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर डायरेक्ट अमेरिकन अटैक होगा तो ये रशिया जो है मतलब इसको सिर्फ एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर के तौर पे नहीं दे सकता, और इसके
इसके लिए थोड़ी सी कैलकुलेटेड सिग्नलिंग चीन और रूस की जानिब से इस वक्त ये की जा रही है, क्योंकि मैं इस सब्जेक्ट को क्लोजली देखता हूँ, वो इस वक्त राइट नाउ जो गल्फ ऑफ हर्मज है उसमें चीन और रूस के भी जंगी बहरी जहाज मौजूद हैं, जो कि ईरान के बहरी जहाज़ों के साथ जंगी मशकें कर रहे हैं, जो कि एक सिग्नल है अमेरिका के लिए। ये कोई लाइकली नहीं है कि वो उनकी साइड से लड़ेंगे, लेकिन एक सिग्नल है कि इस वक्त हमारी मौजूदगी को इस जगह पे आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जितने तेजी के साथ पिछले 2-3 हफ्ते में ये बिल्डअप अमेरिका ने किया है, तो मैं जिस तरह कल भी मैंने गुजारिश की थी, 2003 में जो इराक वॉर थी उसके बाद इसकी तारीख में अमेरिका के अंदर मिसाल नहीं मिलती है। जो मेयार और मिकदार है जापान से लेके अमेरिका तक, उसकी तमाम कमांड्स का जो असलहा है और वेयर विदॉल है और फाइटर्स हैं और बॉम्बर्स हैं, वो जिस तरह से कन्वर्ज हो रहे हैं डेली, जो है ना हंड्रेड्स ऑफ फ्लाइट्स जो हैं एम्यूनिशन और वेपन्स लेके मिडल ईस्ट के अंदर आ रही हैं, और जिस अंदाज की डिप्लॉयमेंट 19 के करीब जो अमेरिकी बेसेस मिडल ईस्ट में हैं वहां पे की जा रही हैं, वो इसके लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं कि जनाब जो मुमकिन जवाबी कार्रवाई ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों के जरिए से की जाएगी, उनके खिलाफ क्या मुदाफियती निज़ाम और मिसाइल बैटरीज लगाई जाएं। तो दूसरी जानिब जो ज्यादा तशवीशनाक बात है वो सिर्फ ये नहीं है कि अमेरिका का बिल्डअप है, दूसरी जानिब ईरान के अंदर जो लेटेस्ट इतलात हैं वो 2-3 इस बात को साबित करती हैं कि ईरान के अंदर भी ये क्लैरिटी है कि अमेरिका एक रिजीम चेंज का, पॉलिटिकल सिस्टम को चेंज करने का, उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को कंप्लीटली डेसिमेट करने का और उनकी मिसाइल प्रोडक्शन फैसिलिटीज को खत्म करने का ऑब्जेक्टिव रखता है। इसके लिए जो उनकी नजरियाती क़यादत है, उन्होंने 2 बड़े फैसले किए हैं। एक तो रिजीम चेंज के हवाले से उन्होंने पहला फैसला ये किया है कि उन्होंने जो सिक्योरिटी काउंसिल है उनकी, उसमें अली लारीजानी साहब जो हैं वो बहुत एक्टिव हैं, जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में भी काम करते रहे हैं, और मैं जाती तौर पे जानता हूं कि वो इससे पहले अमेरिका में IAEA में ईरान के न्यूक्लियर निगोशिएटर भी रहे हैं। कम लोग जानते हैं कि जो पहले न्यूक्लियर डील भी साइन हुई थी जिसको JCPO कहा जाता है, उसमें लीड निगोशिएटर यही अली लारीजानी साहब थे, जो कि इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह हैं। दूसरी जानिब इन्होंने एक डिफेंस काउंसिल भी तरतीब दी है, अली शमखानी साहब को उनको लगाया गया है, जो कि इस वक्त जंग की तमाम तैयारियों की इंचार्ज है। और इस वक्त अमरीकी हलकों में यह सोचा जा रहा है कि अगर कोई रिजीम चेंज की कोशिश की गई तो ये 2 लोग फ्यूचर में जंग के दौरान फैसला साजी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि अली शमखानी के ऊपर भी मुसाद ने असैसिनेशन की अटेम्प्ट की थी, लेकिन वो पिछले साल बच गए थे और वो पासदाराना इनकलाब के पुराने कमांडर हैं। तो ये जंगी तैयारियां जो ईरान के अंदर भी की जा रही हैं, ये इस इम्कान को तकवीयत देती हैं कि दोनों जानिब से जंग के खतरे को बहुत संजीदगी से लिया जा रहा है। और ये जो 10-15 दिन की वार्निंग ट्रंप साहब ने दी है, ये एक जानिब तो ठीक है, मुज़ाकरात की वो हुज्जत तमाम कर रहे हैं, क्योंकि बुनियादी मेरा कमेंट मुज़ाकरात के हवाले से ये खुशाइंद है, लेकिन जो एजेंडा है उसके ऊपर बुनियादी तौर पे क्योंकि अंडरस्टैंडिंग और एग्रीमेंट दोनों का नहीं है। ईरान इसको न्यूक्लियर प्रोग्राम तक महदूद रखना चाहता है, जबकि अमेरिका चाहता है कि इसमें मिसाइल प्रोग्राम का खात्मा और मुसल्लह जो तंजीमें हैं उनकी पुष्पनाही से भी कमिटमेंट है ईरान की जानिब से कि वो इसको नहीं करेगा, जो कि ईरान देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। तो लाइकली नहीं है कि मुज़ाकरात कामयाब होंगे। और आखिरी बात ये कि मैं समझता हूं कि जो जंग की नौयत है वो भी इंपॉर्टेंट होगी। जो पिछली जंग थी इसराइल ईरान और या अमेरिका ईरान की, उसको आप भूल जाएंगे। ईरान ने भी इस तजुर्बे के जरिए से जो महारत हासिल की थी इसराइल और अमेरिका के सिस्टम और हिकमत अमली को समझ के, मैं समझता हूं कि उनके पास भी जो मिसाइल्स और ड्रोन्स हैं उसका कम से कम 10 गुना ज्यादा इंटेंसिटी का मुजाहिरा आप देखेंगे। और दूसरी जानिब अमेरिका को भी इसका अंदाजा है कि उनके जो कैरियर बैटल ग्रुप्स हैं उनके खिलाफ बहुत बड़े सैकड़ों की तादाद में ड्रोन अटैक्स हो सकते हैं, और उनके पास जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स हैं जो कि कामयाबी से जो ऑल टुगेदर बड़ा तशवीशनाक खाका है। अगर ऐसा होता है तो ये ऑल टुगेदर बड़ा तशवीशनाक। आई अंडरस्टैंड, आप भी एजाज भी ये कह रहे कि इनएविटेबल है, लेकिन मज़हर अब्बास साहब हमने देखा माजी में, अभी हवाला दिया इराक जंग का, फिर हमने अफगानिस्तान में देखा, अमेरिका यहाँ पर अगर फुल ऑन जाता है अस्करी अपनी ताकत से,
तो क्या आपको लगता है कि हासिल कर लेगा, या एट द एंड ऑफ द डे जिस तरह वापस लौटना पड़ा अफगानिस्तान से भी और इराक से भी, वही नतीजा है? देखिए, सबसे पहले तो ये कि किस महीने को चूज़ किया है अमेरिका ने। ज़ाहिर है दुनिया भर में मुसलमानों के लिए सबसे मुक़द्दस महीना है ये। इस महीने में अटैक होता है तो ईरान के अंदर इंटरनली क्या सिचुएशन होगी, इस खित्ते में क्या सिचुएशन होगी। ज़ाहिर है ईरान इस तरह तो गिव अप नहीं करेगा। एक आइसोलेटेड इस वक्त मुल्क है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ईरान कम्प्लीटली आइसोलेटेड है। ना इस्लामी ममालिक उसके साथ उस तरह खड़े हुए हैं, और दीगर ममालिक तो वैसे भी नहीं हैं, वो अमेरिका के इस हमले को सपोर्ट करेंगे। इस सिचुएशन में ये पीस बोर्ड, सो कॉल्ड पीस बोर्ड जो है, ये कहाँ खड़ा होगा? इसके बाद गाज़ा की सिचुएशन में आप कौन सा पीस कायम कर सकेंगे? इसके बाद जो हमास को आप डिसआर्म करने की बात कर रहे हैं, हिज़्बुल्लाह को आपने पहले ही क्रिपल्ड कर दिया है, तो ईरान पे अगर हमला होता है अमेरिका का तो ये बड़ा फुल आउट होगा, और इसमें न्यूक्लियर कुछ नहीं, इसमें सीधा सीधा ईरान रिजीम चेंज की बात है। इसमें अमेरिका अपने लोग ला के बैठाना चाहता है ईरान के अंदर। ये कंप्लीट ईरान में रिजीम चेंज की तरफ जाएगी बात। अब वो उसमें कामयाब होते हैं नहीं होते हैं ये एक अलग बात है, लेकिन ज़ाहिर है ब्लड शेड बहुत होगा। और अगर रिजीम चेंज होती है तो इसका फ़ायदा सिर्फ अमेरिका और इज़राइल को नहीं, इंडिया को भी होगा, और इसका सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान को होगा, क्योंकि पाकिस्तान बिल्कुल इसमें इस सिचुएशन में, क्योंकि एक तरफ आप पीस बोर्ड का हिस्सा हैं, दूसरी तरफ इस हमले में अब आप क्या पोजीशन लेंगे? इस हमले में आप कैसे उस पीस बोर्ड का हिस्सा रह सकते हैं? अगर उस पीस बोर्ड के तहत उसका जो उनके सबसे ज़्यादा जिसके हम बहुत गुण भी गा रहे हैं, वो इस अटैक का मरकज़ी किरदार है अमेरिका, तो आपके लिए तो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट पोजीशन आ गई है आपके लिए। इस सिचुएशन में अगर पाकिस्तान इस सिचुएशन से किसी तरीके से कोई वो करवा सकता है, जो मैं नहीं समझता। मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपना जहन बना लिया है। उन्होंने 10-15 दिन, मेरा ख्याल हो सकता है इससे पहले ही कुछ कार्रवाई कर डालें वो उसमें, लेकिन इसके बाद ये आप भूल जाएं कि गाज़ा में कोई अमन वो होगी, फोर्स होगी। ये भूल जाएं कि गाज़ा में ये जाएंगे, ये फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ भी ऑल आउट जाएंगे, ये ईरान के ख़िलाफ़ भी ऑल आउट जाएंगे, इसलिए कि ईरान को वो वाहिद इस वक्त रुकावट देख रहे हैं इसमें। बाकी तो ज़ाहिर है हिज़्बुल्लाह और हमास को उन्होंने ऑलमोस्ट क्रिपल कर दिया, उनकी मेन लीडरशिप को टारगेट करके। ईरान ही एक रह गया है, और पूरा इस्लामी मुल्क जो है वो उस तरीके से ज़बानी तो ईरान के साथ हैं, लेकिन अगर अटैक होता है तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या दुनिया के ममालिक, ख़ास तौर पे मुस्लिम ममालिक क्या पोजीशन लेते हैं, वो मुस्लिम ममालिक क्या पोजीशन लेते हैं जो इस पीस बोर्ड का हिस्सा हैं। क्योंकि फिर तो पीस भूल जाए ना। अब अगर आपने ईरान पे अटैक किया तो आप कहाँ से पीस और इस सारी चीज़ें और क्या। और ये याद रखें कि इस पीस बोर्ड कन्फाइंड नहीं है सिर्फ गाज़ा के मसले पे, इसका एक ग्लोबल एजेंडा भी है। उस ग्लोबल एजेंडे में ईरान पे अटैक के बारे में आप क्या पोजीशन लेंगे उसमें। तो मेरा ख्याल है इट्स अ वेरी डेंजरस सिचुएशन फॉर पाकिस्तान इन पर्टिकुलर, और हमें बहुत ज़्यादा इस पर जो है मोहतात रहने की ज़रूरत है। इस पर कोई ना कोई यही दुआ करें कि जंग ना हो, क्योंकि जंग होगी तो ये शॉर्ट टर्म नहीं होगी और ख़ास तौर पे अगर बात रिजीम चेंज पर जाती है। माजी से और दीगर चीज़ों से जब कंपेयर किया जा रहा है, ईरान महल वक़ू के लिहाज से स्ट्रेटिजिकली चीन के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, ऑब्वियसली रूस के लिए भी। तो ये पूरे पैनल के लिए सवाल है, अगर कोई इसके ऊपर कमेंट करना चाहे कि क्या अगर एक एस्केलेशन होती है तो उसके अंदर वाकई में क्या ईरान को तनहा छोड़ दिया जाएगा? क्या बाकी ताकतें नहीं साथ देने के लिए आएंगी ईरान का? देखें, मैं इस पे कोई कमेंट करता हूँ। मैंने पहले भी गुजारिश की कि देखें, सिफारती सतह पे चीन और रूस जो है डेफिनेटली ईरान को सपोर्ट करेंगे और किसी भी अटैक को कंडेम करेंगे। कल उनके वजीर खारजा लावरोव ने इस पे अमेरिका को वार्न भी किया है रशिया के। दूसरी जाने मैंने बताया कि उनकी ऑलरेडी जो नेवल फोर्सेज हैं रूस की और चीन की इस वक्त गल्फ ऑफ हरमुज़ में मौजूद हैं और वो ईरानी बंदरगाहों के करीब मौजूद हैं। तो इससे एक सिग्नल अमेरिका को डेफिनेटली गया है कि जनाब ये तनहा नहीं है। लेकिन देखिए, अगर और ये भी मैं आपको बता दूं कि जो उनके सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं
या जो भी उनकी थोड़ी बहुत एयर पावर है, ड्रोन टेक्नोलॉजी है, इसमें डेफिनेटली चीन और रूस उसको मुकम्मल सपोर्ट कर रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन ये उनसे एक्सपेक्ट करना कि वो बराह रास्त जंग में मुदाखलत करेंगे, अमेरिका के खिलाफ सफा होंगे, ये एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। अनरियलिस्टिक है। अच्छा, पाकिस्तान की अलीना, सॉफ्ट पावर, जी बेनज़ीर। मैं सिर्फ मैं टू बी ऑनेस्ट मैं इतना से एग्री नहीं करती। मेरे ख्याल से डिप्लोमेटिकली बिल्कुल चाइना और रशिया जो है वो ईरान को जैसे बैक चैनल हो रहा है, लेकिन जो यूनाइटेड नेशंस का प्लेटफॉर्म है, जैसे यहाँ पे पहले बात हो रही थी, हम सबको नज़र आ रहा है कि जो यूएन का प्लेटफॉर्म है उसकी कोई ख़ास अहमियत नहीं है। अब कल तो डोनाल्ड ट्रंप ने कह भी दिया कि बोर्ड ऑफ पीस जो है निगरानी करेंगे यूनाइटेड नेशन सही काम भी कर रहा है या नहीं। मिलिटरीली भी मुझे नहीं लगता चाइना की ये डिप्लोमिक पॉलिसी ही नहीं है कि दूसरों के मामलात में इस तरह एक्टिवली मुदाखलत करें। और जहाँ तक रूस की बात है, वो इस वक्त यूक्रेन में फंसे हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मिलिटरीली भी कुछ होगा। जैसे मैंने कहा कि जो गल्फ ममालिक हैं उनकी तरफ ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि एक तो उनका थोड़ा बहुत मेरे ख्याल से इसमें लेवरेज है, ख़ास तौर पे अमेरिका पे, क्योंकि जैसे कल डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे थे वो बड़े इंप्रेस हैं गल्फ ममालिक से, इनके पास बड़े पैसे हैं और इस वक्त वो उनकी तरफ देख रहे हैं गाजा के मामले पे कि ये आके गाजा में इन्वेस्ट करेंगे और वहां पे पैसे हमें देंगे रिकंस्ट्रक्शन के लिए। तो मेरे ख्याल से इस मामले पे जो हमें देखना चाहिए वो ये कि गल्फ ममालिक जो है वो कितना प्रेशर डाल सकते अच्छा, हैं। मसला ये बेनज़ीर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपनी मर्जी के जो उनको लगता है वो करते हैं। बेनज़ीर बड़ा एक इंटरेस्टिंग आखिरी पॉइंट बात- है जी। अलीना, मैं सिर्फ एक सेकंड सर, बेनज़ीर अपना पॉइंट कंप्लीट कर ले। जी बेनज़ीर। श्योर। आखिरी बात मैं सिर्फ ये कह रही थी कि रिजीम चेंज पता नहीं इस वक्त अमेरिका का कितना फोकस है। जो ज़्यादातर बात हो रही है अमेरिकन मीडिया में वो यही हो रही है कि एक लिमिटेड स्ट्राइक करना चाह रहे हैं ताकि जो न्यूक्लियर डील है उसमें उनको अमेरिका को एक अपर हैंड मिल जाए, ताकि ईरान जो है वो चुप करके जो न्यूक्लियर डील डोनाल्ड ट्रंप रखना चाह रहे हैं टेबल पे वो उस पर मान जाए। तो अभी लग रहा है कि यही एक मकसद है रिजीम चेंज पे। जैसे यहाँ पे पहले भी बात हो रही थी, मार्को रूबियो ने भी जब कांग्रेस में वहां अच्छा बेनज़ीर, ये जो आपने गल्फ ममालिक का कहा ना, इसके ऊपर एक फॉलो अप सवाल। नजरियाती तौर पर गल्फ ममालिक के भी कुछ गर्म सर ताल्लुकात ही रहे हैं ईरान से, क्या आपको लगता है कि उस तरह ऑल आउट ईरान के लिए आएंगे? मुझे लगता है अलीना, बिकॉज हमने देखा है पिछले 2-3 सालों में कुछ सिचुएशन जो है वो चेंज हुई है और ये खित्ते की बात हो रही है अब। ये सिर्फ ईरान की बात नहीं हो रही। जो भी देखें रेफ्यूजी क्राइसिस बनेगा अगर ईरान पे हमला होता है, पाकिस्तान की तरफ कम, दूसरी तरफ ज्यादा टर्की, जिसकी वजह से टर्की इसमें इतना ज्यादा इन्वॉल्व है क्योंकि जो ये रेफ्यूजीज है ये जाएंगे उस तरफ। ज्यादातर आप ईरान की आबादी देखें तो उस तरफ है, इराक और टर्की की तरफ। तो ये एक पूरे रीजन के लिए, जिसकी वजह से ओमान भी इसमें इन्वॉल्व हुआ, टर्की भी इसमें इन्वॉल्व हुआ, सऊदी अरेबिया, यूएई की तरफ से भी आप इस किस्म के बयानात सुन रहे हैं। मोहम्मद अली साहब प्लीज जी, मैं बस सिर्फ दो क्विक कमेंट करना चाह रहा था कि देखें इस वक्त जो सिर्फ ये डिस्कशन की बात नहीं है, ये एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं, मैं आपको ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की बेसिस पे बता रहा हूँ कि एग्जैक्टली इट इज वेरी वेल नोन कि अमेरिका का इस वक्त फोर्स पोस्चर क्या है और उसकी स्ट्रेटजी क्या है। तो ये सिर्फ जो है इसके चारों ऑब्जेक्टिव्स हैं। रिजीम चेंज का मतलब सिर्फ एक लीडरशिप की असैसिनेशन नहीं है। एग्रीज विद इट मोहम्मद अली साहब, ये तो सब करते हैं, बस हैयत के ऊपर या नौयत के ऊपर थोड़ा सा इख्तलाफ पाया जा रहा है। जैसे मैं यही गुजारिश कर रहा था, अगर आप 1 मिनट मुझे दे सके। मैं ये कह रहा हूं कि ये अमेरिका की जो इस वक्त तैयारी है जंग की, वो कोई वॉर की नहीं है। अच्छा। उनकी मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग है तमाम रिस्पांस ऑप्शंस की ईरान की, एंड दे आर प्रिपेयर्ड फॉर अ लॉन्ग वॉर। ये मैं आपको उनकी मिलिट्री की इंटेलिजेंस के हवाले से बता रहा हूं। और दूसरी चीज ये है कि ये जो अरब ममालिक की कोशिश है कि पीस को प्रिजर्व किया जाए, इसका मकसद डेफिनेटली ये है कि इस खित्ते को जंग से बचाया जाए। लेकिन रियलिटी ये है कि अमेरिका के 19 बेसिस अरब ममालिक में हैं जिनको डेफिनेटली ईरान हिट करेगा और फिर उसके बाद उनकी न्यूट्रलिटी खत्म हो जाएगी। ठीक है जी, विद दैट एक ब्रेक लेते हैं। करते हैं कि मामलात एस्केलेट ना हो, लेकिन हमारे तज्जियाकार ना सिर्फ जिस तरह से सूरत हाल चल रही है उसकी बुनियाद पर अंदाज़ा लगा रहे हैं, बल्कि रिवायत को देखते हुए कुछ अच्छा शगुन नहीं बता रहे। एक ब्रेक के बाद आपके सवालों के साथ वापस आते हैं। वेलकम बैक। तज्जियाकारों के सामने सवालात रखते हैं यूट्यूब के। एजाज साहब, आपसे पूछा जा रहा है बैरिस्टर अकील मलिक के स्टेटमेंट से मुतालिक, जो कहते हैं कि पीटीआई अमलन एक ही शख्सियत के गिर्द महदूद दिखाई देती है। इनके इत्तेहादी कई माह से जेल में हैं, मगर क़यादत की जानिब से उनके हक में कोई आवाज़ नहीं उठाई जाती। आपकी इसके ऊपर क्या राय है? देखिए, बैरिस्टर अकील जो हैं
वो हैं तो हुकूमत के ज़ाहिर वजीर हैं, बात उन्होंने गलत नहीं की, इसमें कोई शक नहीं है कि जो पीटीआई की अपनी क़यादत भी है और पीटीआई के जो इत्तेहादी भी हैं, उनमें से ज्यादातर दोनों तरफ जुड़े हुए हैं। यानी कि पॉपुलैरिटी के एतबार से जब अगर देखें तो वो इमरान खान के इर्द गिर्द घूमते हैं, और दूसरे एतबार से वो बाहर इस्टेब्लिशमेंट से भी जुड़े हुए हैं। लेकिन बाज ऐसे इत्तेहादी हैं जो इस्टेब्लिशमेंट से नहीं जुड़े हुए, महमूद खान अचकजई हो गए या अलामा नासिर अब्बास हो गए, वो उस तरह से जुड़े नहीं हुए। लेकिन एट द सेम टाइम विद इन दी इत्तेहाद भी इत्तफाक नहीं है, जो कि ज्यादा विजिबल नहीं है। इख्तलाफात हैं छोटी मोटे नैयत के मुख्तलिफ शख्सियात के बारे में। मिसाल के तौर पे महमूद खान अचकजई और अलामा नासिर अब्बास साहब वो बाज़ शख्सियात के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं, उनको पब्लिकली बयान नहीं करते, और यही वजह है कि वो बहुत सारे मामलात में मोहतात रवैया अख्तियार करते हैं और एहतियात का मुजाहरा करते हैं। बहुत शुक्रिया एजाज सैयद साहब। बढ़ते हैं बेनज़ीर से सवाल करते हैं। बेनज़ीर, आपकी ही खबर से मुतालिक आपसे सवाल हो रहा है। पंजाब हुकूमत फॉरेस्ट अमेंडमेंट बिल 2026 के जरिए किसी भी महफूज जंगल का दर्जा हटाकर इसे तामीरात, कानकनी या बड़े तरक्याती मंसूबों के लिए खोल सकेगी। इस बिल में क्या क्या अमेंडमेंट्स की गई हैं, ये हमें थोड़ा सा समझाइएगा। अच्छा, ये कुछ हफ्ते पहले आया था अलीना, ये हुकूमत की तरफ से बिल आया था। जो पहले कानून था जंगलात से मुतालिक, उसमें ये था कि आप जो प्रोटेक्टेड और रिजर्व स्टेटस होता है जिन फॉरेस्ट का, वहाँ पे आप कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, कोई डेवलपमेंट का काम नहीं कर सकते। अब ये बिल लाया गया है जिसमें कहा गया है कि सूबाई हुकूमत जो ये प्रोटेक्टेड और रिजर्व फॉरेस्ट का स्टेटस है वो कभी भी हटा सकती है, और ये जो जंगलात हैं इनको काटा भी जा सकता है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी हो सकती है, यहाँ पे नेशनल इंपॉर्टेंस के और डेवलपमेंट के काम हो सकते हैं। अच्छा, पंजाब में मैं आपको बताऊं कि मुश्किलों से 3% है जो फॉरेस्ट कवर है, सिर्फ 3% पूरे पंजाब के सूबे में, और अब ये इस किस्म का बिल लाया जा रहा है। अच्छा, ये जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि मेरी जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बात हुई, जो पंजाब में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, कि आप ये क्यों बिल लाए, तो उन्होंने कहा हम ये बिल लाए ही नहीं, ये माइंस एंड मिनरल डिपार्टमेंट से बिल आया है, जो कानून के खिलाफ है, क्योंकि जिसका जो डिपार्टमेंट होता है वहां से इस किस्म के बिल आते हैं। आप दूसरा कोई डिपार्टमेंट जो है वो कानून साजी नहीं कर सकता। तो वहां पे ये एक सोच है माइंस एंड मिनरल में कि हम माइंस एंड मिनरल का काम करना चाहते हैं, लेकिन इस किस्म के जो कानून है उनकी वजह से हमारा ये रुकावट बनती है, तो इसलिए इस किस्म का बिल लाया गया है। इस पे WWF पाकिस्तान ने भी एक खत लिखा है हुकूमत को, सूबाई हुकूमत को पंजाब में, कि आप इस किस्म का बिल ला रहे हैं, ये बहुत खतरनाक है, हमें बल्कि काम करना चाहिए, हम अपना ग्रीन कवर बढ़ाएं। तो कितनी बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है अलीना, कि हम दुनिया के सामने जाके क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, हम कहते हैं हम एक क्लाइमेट वनरेबल मुल्क है, जो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन अपने मुल्क में हम इस किस्म के कवानीन लाने को तैयार हैं। अच्छा बेनज़ीर, इसमें कोई ओवरसाइट अथॉरिटी भी नहीं रखी गई? यानी अगर किसी जगह के बारे में, किसी जंगल के बारे में फैसला करना है तो वो कौन करेगा, ऐसी कोई शे क्या? बिल्कुल भी नहीं अलीना, जो पुराना कानून था एक्चुअली वो उसमें बड़ा तफसील से ये बताया गया था कि अगर ऐसा कोई फैसला करने की जरूरत है तो कॉम्पेंसेशन देने की जरूरत है, और क्या कहते हैं, आपने परमिशन लेनी है काबीना से, और वो भी बहुत ही स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट थी कि अगर कोई सड़क बननी है, कोई राइट टू वे बनना है, तो सिर्फ उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आप जंगलात काट सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, वो सारी चीजें हटा दी गई। वेरी अलार्मिंग। आई होप जी इसके ऊपर नोटिस लिया जाएगा। समझ बेनज़ीर, इसको हाईलाइट करने के लिए एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, यहाँ पर वापस आएंगे मजीद सवालात के साथ। वेलकम बैक। मज़ीद साहब, आपसे इमरान खान की सेहत से मुतालिक सवाल हो रहा है। पूछा जा रहा है, एक तरफ हुकूमत ये कह रही है कि पानी का इलाज बेहतरीन हो रहा है, अपोजिशन पर इल्ज़ाम लगा रही है कि वो मामलात को सियासी बना रही है। सवाल ये है कि क्या हुकूमत ने इस मामले को दुरुस्त अंदाज में संभाला है? मेरा ख्याल है वो जो डॉक्टर्स के बयान से मुतालिक भी तजाद पाया जाना है, उसके ऊपर देखिए बहुत ही मेरा ख्याल है बहुत सिंपल सा इशू था जिसको गवर्नमेंट ने कॉम्प्लिकेट कर दिया। एक तो ये कि डिले करना, डिले का आप गवर्नमेंट खुद वो कर रही है, एडमिट कर रही है इस बात को कि डिले किया गया उसमें जो पहले ही दिन। दूसरा ये कि इसमें क्या मतलब कौन से कबाहत थी, अगर आप उनके जो ज़ाती मालिज थे डॉक्टर फैसल, उनको बुला के दिखवा देते, सेटिस्फाई हो जाती। यानी पीटीआई या उनकी फैमिली को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता ना अगर उनके पर्सनल फिजिशियन आ जाते। इसमें कौन सी सियासत इन्वॉल्व थी, इसमें क्या चीज़ें थीं, वो कौन सा राज जो है वो डॉक्टर फैसल को दे देते
जो जिससे क़यामत आ जाती। तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ने मिस हैंडल किया, क्योंकि ये इशू एक दिन का इशू था। यानी जो भी फ़र्ज़ करें, खुदा न खास्ता अगर कंडीशन जिस तरह की ज़ाहिर बाद में स्पेकुलेटिव चीज़ें हुई, वो इस वजह से हुई क्योंकि आपने क्लैरिटी नहीं की। आपने एक चीज़ खबर छपी, उसको लेट करते रहे, कई घंटों बाद आपने जाके इस चीज़ को कंफर्म किया। दूसरे उनके जो पर्सनल फिजिशियन थे डॉक्टर फैसल, उन्हीं को चले पिम्स बुला लेते, उन डॉक्टर्स के पैनल के साथ डॉक्टर फैसल को भी बुला लेते, डॉक्टर फैसल पर्सनली आके उनका मायना कर लेते। तो मेरा ख्याल है इस ओवरऑल सिचुएशन को शायद इतना ज़्यादा चीज़ ऊपर इतनी हाइप नहीं बनती अगर एक सिंपल सी चीज़ कर ली जाती कि उनके पर्सनल फिजिशियन को बुला के दिखा दिया जाता। सर बड़ी अजीब सी बात है। आई थिंक सवाल में अपने अंदाज से उन्होंने निशानदेही कर दी है, लेकिन जहन में मेरे सवाल है कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी ये आया कि जी हाँ मुतमईन है जो उनके मौलिज हैं। जब बैरिस्टर गौहर साहब को अपोजिशन लीडर को बुला के रात को ब्रीफ किया गया, उनको बताया गया, तो फिर उन्होंने बयानात भी जारी किए। दूसरी तरफ ये कहते भी हैं कि हुकूमत ने सियासत की है। फिर वो जो हुकूमत ने दावत दी अलीमा खानम वगैरह को या कासिम खान को और उनके मौलिज को बोर्ड में शामिल होने के लिए, उसको भी एंटरटेन नहीं किया, ताख़ीर हुई। तो पीटीआई सियासत किस तरफ से एग्जैक्टली हो रही है या ज़्यादा कसूरवार कौन? फिर वही बात कर रहा हूँ ना, ये सब चीज़ें तो एक फॉलोअप वाली चीज़ें हैं ना। अच्छा, जो पहली चीज़ थी वो तो कर लेते, यानी जब इलाज के लिए लेके गए थे उसी वक्त बताना चाहिए था, उसने मामला उसी वक्त। उसके बाद देखिए इस वक्त पीटीआई का प्रॉब्लम क्या है। एक तरफ बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि हुकूमत ने लूज बॉल दी। एक तरफ पीटीआई का क्या प्रॉब्लम है इस वक्त, एक तरफ पीटीआई की लीडरशिप है, ठीक है, दूसरी तरफ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन है और बीच में अलीमा खान है। इस वक्त ये सूरत हाल है उसमें। तो गवर्नमेंट के लिए, और गवर्नमेंट का फ़ायदा होता है इसमें, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि गवर्नमेंट ने इस चीज़ को, गवर्नमेंट का फ़ायदा होता। और देखें नवाज़ शरीफ साहब जब बीमार थे, उनके ज़ाती मौलिज को नहीं बुलाया गया था क्या इस चीज़ में? तो इस चीज़ को मेरा ख्याल है मिस हैंडल किया गवर्नमेंट ने। डॉक्टर आसिम जिनका आज अंसार अब्बासी साहब की उसमें रिपोर्ट भी है, उन्होंने भी क्या बात की है। उन्होंने कहा अगर मैंने पर्सनली किसी को विज़िट ही नहीं किया या उस रिपोर्ट, तो मैं इस कोई फ़ैसला कैसे दे सकता हूँ इस हवाले से। तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट बहुत बेहतर अंदाज में हैंडल कर सकती थी, जो अनफॉर्चुनेटली नहीं किया। ओके, थैंक यू मया साहब। मोहम्मद अली साहब से सवाल करते हैं। पूछा जा रहा है कि माशी बेहतरी के हुकूमती दावे तो एक तरफ, लेकिन जो महंगाई से मुतल्लिक नए आदाद-ओ-शुमार हैं वो बड़े तशवीशनाक हैं, जिसमें गुर्बत की शरह 6 साल में बड़ी तेज़ी से बढ़ने की निशानदेही हुई है। ये बताएं कि अगर हुकूमत माशी बेहतरी या तरक्की के दावे करती है तो फिर आवाम की ज़िंदगी बेहतर क्यों नहीं हो रही? देखिए अलीना, बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसके स्ट्रक्चर में 2 बुनियादी मसाइल हैं जो कि किसी भी हुकूमत के दावों या ऐलान से बालातर होके महंगाई के कोई देरपा सॉल्यूशन के रास्ते में बुनियादी स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट एक तरह से रुकावट है। पहली चीज डेट बर्डन है। हम चूंकि बैरूनी कर्जों पे बहुत ज्यादा इन्हिसार मुसलसल करते रहे हैं, जिसको आप आवाम के सामने रिलीफ कहते हैं, बुनियादी तौर पे वो कर्जा होता है। और जब जिसको आप इमदाद कहते हैं, भाई वो जब कर्जा बढ़ता जाता है तो वो आपने अदा करना है, उस पर सूद भी देना है। तो हुकूमत जो तमाम तर ईंधन के सोर्सेज हैं, पेट्रोल है, बिजली है, गैस है, डीजल है, इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेशन के जरिए से ये कर्जों का मामला वसूल करती है। और दूसरा मामला जो है वो हमारी एफबीआर की नालायकी है, जिसका एतराफ़ कई मौक़ों पे वाकई वज़रा भी कर चुके हैं कि जनाब आप चूंकि डायरेक्ट टैक्सेशन जो है अपने टैक्स नेट को 24 करोड़ अवाम में चंद लाख लोगों से आगे वाइड नहीं कर चुके हैं, तो मजबूरन आपको इनडायरेक्ट टैक्सेशन जो है बहुत ज्यादा लेवीज और ड्यूटीज लगा के पेट्रोल, गैस, डीजल और बिजली की मद में वसूल करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से हमारा चाहे ट्रांसपोर्टर हो, चाहे आम सारिफ हो या चाहे हमारा इंडस्ट्रीज हो, उन सबको हमारी बिजली, गैस बहुत महंगी मिलती है, जिसकी वजह से हमारी अशियाए खुर्दनोश महंगी रहती है। तो ये बुनियादी चीज है कि जब तक आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी और आपका इन्हिसार बैरूनी कर्जों पे कम नहीं होगा, ये कोई हकीकत पसंदाना अंदाज में डेट का रिलीफ देना मैं नहीं समझता कि पॉसिबल भी है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब। इसी के साथ इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।